नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है अचल आंचल का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में फिल्म शतक टैक्स फ्री हो गई है। आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा पर यह फिल्म बनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा। सभी मंत्री विधायकों ने यह फिल्म देखी, शतक। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए, इसे देखना अत्यंत आवश्यक भी है और स्वतंत्रता और देश में आरएसएस का बड़ा योगदान है, ये उन्होंने कहा। फिल्म शतक, जो कि आरएसएस के योगदान, आरएसएस पर यह मूवी आधारित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने साथियों के साथ इस मूवी को देखा और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में ये मूवी टैक्स फ्री हो गई है, तो अब आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे। आप थिएटर्स में जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और ठीक 2025 में अब आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस एक कैडर बेस्ड संगठन है। आरएसएस भारत के बड़े पॉलिटिशियंस आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। 100 वर्षों का इतिहास है। हिंदुत्व पर आरएसएस काम करती है। मौजूदा प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 साल की उम्र में ही बाल स्वयंसेवक बन गए थे और 8 साल से ही वो आरएसएस के सदस्य रहे हैं। और हमारे विधायकगण, हमारे संगठन के वरिष्ठों, सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोग फिल्म शतक देखे और बहुत अच्छी फिल्म है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल यात्रा का वर्णन है और संघ राष्ट्र प्रेम और सेवा का काम लगातार कर रहा है। और चाहे माननीय डॉक्टर केशवराव बल्लीवार हेडगेवार हो या गुरुजी गोलवरकर जी हो या बाबा साहब देवरस हो, रज्जू भैया हो, सुदर्शन जी हो, चाहे आज डॉक्टर मोहन भागवत हो, सबने देश के लिए अपना तन मन धन सौंपा है, राष्ट्र प्रेम के लिए काम किया है। और चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब आरएसएस के साला से तपकर ईंधन की तरह निखरे हैं। और संघ के ऊपर इतने वर्षों की यात्रा में दमन भी हुआ है, बैन भी हुआ है, लेकिन कभी संघ ने मतलब अपना काम जो राष्ट्र प्रेम का और सेवा भावना का है उसको छोड़ा नहीं है और बहुत अच्छी फिल्म है। सर, क्या ये टैक्स फ्री होगी फिल्म? हाँ बिल्कुल, आज हम इस फिल्म को देखने के बाद इसको अपने प्रदेश में टैक्स फ्री कर रहे हैं। चलिए भोपाल से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट होगी। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे और योजनाओं पर मंथन होगा। कृषि विकास पर चर्चा करेगी सरकार। जुलवानिया के भगोरिया हाट में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देखिए, किसानों के लिहाज से तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और ये एक और बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे और योजनाओं पर बात होगी। कैसे किसानों का जीवन और अधिक आसान बनाया जाए, उन्हें किस तरीके से योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल पाए, इन सभी बातों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कृषि विकास पर सरकार चर्चा करेगी। तो देखिए, 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट होगी और इस बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे और योजनाओं पर मंथन होगा और कृषि विकास पर भी सरकार चर्चा करेगी। जुलवानिया के भगोरिया हाट में मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के भीलवाड़ा में हरिसेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज की मौजूदगी में हुए सनातन मंगल महोत्सव, संत समागम एवं दीक्षा महोत्सव में शामिल हुए। इसके अलावा गढ़ाकोटा में रहस मेले का शुभारंभ कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण किया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम के सनातन मंगल महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद संतों को सिंहस्थ के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गढ़कोटा में रहस मेले का शुभारंभ किया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके मंगल की कामना करने वाली महान और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। मुख्यमंत्री ने खैराना मार्ग पर फ्लाईओवर और रहली रमखेरिया मढ़ी मार्ग के उन्नयन, चौड़ीकरण और 2 लेन करने की घोषणा की। इसके अलावा रहली और गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और शाहपुरा उपमंडी में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। ओडिशा के कोरापुट जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस को एक ही दिन में 2 बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा पर जालपुट जलाशय के पास छापेमारी कर 1800 लीटर गांजा तेल जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर गांजे से तेल निकालकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की फिराक में थे। वहीं नंदपुर पुलिस ने अलग कार्रवाई में 1100 किलो से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है, जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को सरकार अपने ही विधायकों से घिरती नजर आई, चाहे प्रश्नकाल का मामला हो या फिर ध्यान आकर्षण का। गुरुवार को सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी ने आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन को घेरते हुए ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए मामला उठाया। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के लिए स्थल चयन में अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी, न ही सुझाव लिए। हाल यह है कि कटोरा तालाब जैसे व्यस्ततम इलाके में मंदिर के बगल में शराब दुकान और अहाता खोल दिया गया। मंत्री देवांगन ने परीक्षण कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर आबकारी मंत्री देवांगन ने बीजेपी विधायक अनुज शर्मा को फटकार लगाई। दरअसल शर्मा ने आबकारी मंत्री पर आरोप लगाया कि लाभांडी से शराब दुकान हटाने की घोषणा के बाद भी दुकान नहीं हटाई गई। इस पर मंत्री ने भाजपा सदस्य से पूछा कि मैंने कब ऐसी घोषणा की थी। शराब की दुकानें, आहता निर्माण, इसका भी आबकारी विभाग का नियम बना हुआ है, लेकिन उस नियम के विरुद्ध में आप कटोरा तालाब सबसे व्यस्तम मार्ग है, वहां पर शराब की दुकान आहता के दीवार में ही लगा हुआ मंदिर है। तो जो माननीय मंत्री जी ने जो नियम बताया
उस नियम के विरुद्ध वो दुकान और आता निर्माण हुआ है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस दुकान का परीक्षण करवा के मैं हटवा दूंगा या स्थानांतरित कर दूंगा। मैथ्स यूनिवर्सिटी के आरंग कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसका संपूर्ण संचालन और आयोजन स्वयं विद्यार्थियों द्वारा किया गया, जो उनके नेतृत्व कौशल और संगठन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक संबोधन के साथ हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का जीवंत प्रदर्शन किया। प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा ने कार्यक्रम को वास्तविक संसदीय वातावरण प्रदान किया। देश में चल रहे प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर छात्रों ने तथ्यपूर्ण और तर्कसंगत विचार रखे, जिससे उनकी जागरूकता और विश्लेषण क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कितनी चुनौती देख पाती हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पार्लियामेंट? आज देखने के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं मुझे। हर जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मणिपुर से लेकर इलेक्ट्रल जो सिस्टम होता है वहां से लेकर सब जगह से। देखते हैं, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है अगर ग्लोबल लेवल पे, और अगर 12 साल से कुछ ऊपर नीचे गलतियां हुई हैं उसके लिए विपक्ष से माफी भी मांग सकते हैं। आप रूरल एरियाज में, जो हमारे गांव देहात वाले एरिया, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में आप क्या इंटरनेट की भी फैसिलिटी अवेल कर पाए हैं? नहीं। आप एआई समिट्स की बातें करें, पर छोटी छोटी चीजों को भी आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी। क्या माफी मांगने से जो चीजें हो रही है क्या वो वापस हो सकती है? ग्लोबल लेवल पे तो आपने बहुत नाम कमाया, पर क्या मणिपुर के इश्यूज रियल में सॉल्व हो पा रहे हैं? मणिपुर एक ज्वलंत मुद्दा है और हमारी सरकार इसके पीछे लगी हुई है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको हमारी सरकार देख रही है और पिछले सरकार से काफी बेटर वर्क कर रही है। यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से विद्यार्थियों ने न केवल संसदीय प्रक्रिया को समझा, बल्कि लोकतंत्र में संवाद, असहमति और समाधान की अहमियत को भी आत्मसात किया। इस दौरान फैकल्टी सदस्यों ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें संसदीय परंपराओं की बारीकियों से अवगत कराया। यूथ पार्लियामेंट आइडिया जनरेट कहाँ से किया आप लोग? अभी जैसे कि पार्लियामेंट चल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना एक स्टिमुलेशन यहाँ पे भी कराया जाए, ताकि बच्चों को भी अनुभव हो कि कैसा होता है, क्या होता है। काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिलता है बच्चों का तो आसान हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुश्किल है, बट अगर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे से हो जाता है। जितना हम टीवी पे देखते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑर्गेनाइज कराना, एंड हमारे फैकल्टीज़ का सपोर्ट रहा है तभी हम एक करवा पाए हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया कि आने वाला समय युवाओं का है। यही युवा पीढ़ी भविष्य में देश की नीतियों को दिशा देगी और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। Yes, it is an honor to be part of such a good function organized by the Med School of Law. हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। तो हम अपने यूनिवर्सिटी का और हम अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में, तो हम उनका सबसे ज्यादा आभार मानते हैं इस पे। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। हमने इसमें स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स को स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है और कुछ उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जजेस भी रखे हैं। पार्लियामेंट में किस तरह से डिबेट होती है, पक्ष और विपक्ष किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है, तो ये जो उनके लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें कि फॉरेंसिक के बच्चे हैं, लॉ के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या दूसरे सिस्टम के भी दूसरे स्ट्रीम्स के भी बच्चे हैं। लगभग आरंग कैंपस के सभी स्ट्रीम्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इसके माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अनुभव ही असली नेतृत्व की पहचान बनाता है। यूथ पार्लियामेंट का यह आयोजन न केवल एक कार्यक्रम था, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना और जिम्मेदार नागरिकता की ओर बढ़ाया गया एक सशक्त कदम साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहा। शून्यकाल से लेकर प्रश्नकाल तक सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कस्टोडियल डेथ और जेल अभिरक्षा में
मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। ड्रग पैडलर नव्या मलिक के मामले की गूंज भी विधानसभा में सुनाई दी। कैसी रही चर्चा, रिपोर्ट देखिए। प्रश्नकाल के दौरान भूपेश बघेल ने प्रदेश में कस्टोडियल डेथ का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से पूछा, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक केंद्रीय और जिला जेलों में कितनी मौतें हुई? क्या मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायिक जांच हुई? जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण क्या है? भूपेश बघेल ने बस्तर के आदिवासी नेता जीवन ठाकुर के मौत के संबंध में भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे सरकारी हत्या बताते हुए तीखा हमला बोला। ड्रग तस्करी मामले में भी भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने पूछा कि 1 साल में पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची क्या है। भूपेश बघेल ने ड्रग पैडलर नव्या मलिक का जिक्र करते हुए कहा, क्या उसके संबंध में जानकारी दी गई है? उन्होंने नव्या मलिक की ड्रग केस में भूमिका की विस्तृत जांच की मांग की। इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने की भी मांग की गई। भूपेश बघेल ने बहुचर्चित ड्रग पैडलर नव्या मलिक का नाम आरोपियों की सूची से गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी में नव्या मलिक का नाम क्यों नहीं है? क्या नाम छुपाया गया है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर मंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मामले का परीक्षण कराया जाएगा। सदन में आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की जेल अभिरक्षा में हुई मौत के मामले की विधानसभा समिति से जांच की मांग की। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने एक बार फिर से वॉकआउट किया। भूपेश बघेल ने गंभीर अपराधों में 35% वृद्धि होने का दावा भी किया। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, हत्या, लूट और जघन्य अपराधों में 35% वृद्धि नहीं, कमी हुई है। 13 महीनों में हत्या के मामले 3% कम हुए। लूट के मामलों में भी 3% कमी आई है। 282 ड्रग्स केस में 705 आरोपियों में 605 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि नव्या मलिक के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नव्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है, तो इसमें इस सूची में नव्या मलिक है। मैं तो खोज डाला, नहीं मिला। और ये नव्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए मंत्री जी। इन 282 प्रकरणों में कुल कितने हैं, गिरफ्तार कितने हुए, चालान कितने हुए, आदि आदि। तो 282 प्रकरण है, इसमें चालान 206 में पुटअप हो गया है। कुल आरोपी 705 हैं और गिरफ्तार उसमें 662 है। माननीय सभापति महोदय, एक विशेष नाम जो आपने लिया, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर नहीं कर पाया हूं माननीय सभापति महोदय, परंतु करना जरूर है। ये बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं, वो जो नाम आपने लिया कोई मलिक है, वो मलिक के संदर्भ में भी पूरा जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं खुद भी कोशिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कस्टोडियल डेथ के साथ ही ड्रग केस में भी जमकर बहस हुई। इस दौरान आरोपों के तीर भी चले और वार पलटवार के दौरान तल्खी के हालात भी देखने को मिले। लेकिन चर्चा के दौरान सामने आए तथ्यों और आंकड़ों ने सबकी चिंता बढ़ा दी। बड़ा सवाल ये है कि लगातार जेलों में बंदियों की मौत के क्या कारण हैं? जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की स्थिति कब सामान्य होगी? बड़ा सवाल ये भी है कि ड्रग सप्लाई जैसे मामलों में छत्तीसगढ़ की स्थिति संवेदनशील होती जा रही है। फिर भी इस मसले पर त्वरित कार्रवाई के स्थान पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत ही होती नजर आ रही है। INS 24 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। खजुराहो में 52वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह भव्य प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव ने 6 दिनों तक कला प्रेमियों को मंत्र मुग्ध रखा। It's very, very beautiful and very nice, very spiritual, and I'm pleasure it because we come into Khajuraho second time, and it was a beautiful surprise for us. और इसी के साथ अचल आंचल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनस 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।